नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों तक जरूर पहुंचाएं। आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी चर्चा है। दो मेहमान मेरे साथ हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर जी, जो कमोडिटी के मामलों में भारत में सबसे अच्छे संतुलन थे। इसके अलावा डॉक्टर रवि सिंह है हमारे साथ, जो कमोडिटी के भी जानकार हैं, स्टॉक मार्केट के भी जानकार हैं। और बात हम लोग करेंगे कच्चे तेल के दाम पर। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि कच्चे तेल का दाम गिरते गिरते तो गिर रहा था, गिरते गिरते नेगेटिव में पहुंच गया है। तो मैं चंद्रशेखर जी पहले आपसे समझना चाहता हूँ, उसके बाद हम रवि के पास चलेंगे कि ये दाम नेगेटिव टेरिटरी में चला गया गिरते गिरते, इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब है कुछ दिनों के बाद अपने को पेट्रोल डीजल सब फ्री मिलने लगेगा? बहुत बढ़िया सवाल है। दिस इज अ वेरी अनयूजुअल फिनोमिनन। ऐसे बार बार होता नहीं है। और 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तभी भी भाव नेगेटिव टेरिटरी में नहीं चला गया था। तो कल रात को आज आज तो हमारे यहाँ मंगलवार है। कल रात को यूएस में WTI जो यूएस सेंट्रिक तेल है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वो नेगेटिव टेरिटरी में चला गया। यानी इसका मतलब है the price was -$36। यानी कि जो उत्पादक है वो जो लेने वाले हैं बायर्स को $36 तक देने को तैयार हो गए हैं। बायर्स हैव टू पे द प्रोड्यूसर्स और द सेलर्स, बट हियर इज अ केस जहां सेलर्स तैयार है बायर्स को पैसा देने को कि आप माल लेके जाओ। दैट वाज अ नेगेटिव टेरिटरी प्राइसेस वेंट इनटू। क्योंकि इसका एक वेरी अनयूजुअल कॉम्बिनेशन हमने देखा है कि यूएस में तेल का उत्पादन बढ़ते जा रहा है। एक तरफ तो ओपेक ने काट दिया है काट दिया है उत्पादन। 9.7 मिलियन बैरल्स अ डे का उत्पादन कटने वाला है। मगर यूएस में तो कोई यूएस सरकार ने तो मना कर दिया है फॉर एनी प्रोडक्शन कट। तो यूएस का उत्पादन लगभग 13 मिलियन बैरल्स पर डे का उत्पादन है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादक यूएस बन गया है। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ तेल पैदा होता जा रहा है, बनता जा रहा है, वहाँ कोई रोक नहीं लगी है। और रोक दूसरी नहीं तरफ लगी है। संकट हमें दिख रहा है अपने चारों तरफ, गाड़ियां चल नहीं रही हैं, पेट्रोल का कंजम्पशन, करेक्ट, फ्यूल का कंजम्पशन है नहीं। क्या ये वजह है? और मैं एक कमेंट इस पर रवि से भी ले लूं। रवि, ये जो नहीं बट जी, अच्छा, अपनी इसके बात पूछ पहले एक, जी, सॉरी फॉर आप इंटरप्शन। जी, हाँ, जी, तो ये जो नेगेटिव टेरिटरी में भाव चला गया उसका 2-3 कारण है। एक है जो उनका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो मे कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड ऑफ अप्रैल में इट मैच्योर। द मे कॉन्ट्रैक्ट इन द यूएस मैच्योर्स बाय द एंड ऑफ अप्रैल। तो हाँ, उसमें फिर इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डिलीवरी। तो डिलीवरी लेने के लिए और देने के लिए कोई सुविधा है ही नहीं। सब स्टोरेज इंस्टॉलेशन पूरा भरा हुआ है और लेने वाला भी कोई है नहीं। नो वन टू टेक डिलीवरी। देयरफॉर प्राइसेस हैव गॉन इनटू नेगेटिव टेरिटरी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर कहता है कि बॉस आप माल ले लो मेरा और ये पैसा भी ले लो, मैं देता हूँ आपको $30 प्रति बैरल। ऐसा ये दैट्स द रखने नेगेटिव। की जगह नहीं है, इसलिए इसका संकट पैदा हो गया है। एक तरह से स्टोरेज की कॉस्ट देने के लिए, भरने के बजाय प्रोड्यूसर सोचता है कि दूसरे के सिर पे चढ़ाओ, ये अपना मुझसे पैसा लेके भी ले जाए तो कम से कम मेरा स्टोर खाली हो। तो बिल्कुल। रवि, आप कैसे देख रहे हैं इसको? और क्योंकि आप तो मार्केट और क्रूड दोनों को देखते हैं, कमोडिटीज भी देखते हैं, अभी यहाँ से कहाँ जाता दिख रहा है? क्या इसी तरह चलेगा, या जैसे ये महीने में हमारे यहाँ भारत में होता है, मार्केट में एक्सपायरी होती है, उस समय भाव अचानक ऊपर नीचे होता है और उसके बाद फिर वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है? आलोक जी, मैं थोड़े से पॉइंट पहले पिछले वाले क्वेश्चन पे ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली में सिंपल भाषा में समझा जाए कि ऐसा हुआ क्यों है, फिर मैं आपके इस पॉइंट पे आता हूं, अगर आप मुझे परमिशन देते हो। जी बिल्कुल। देखिए, एक बात समझने की इस बात की है कि पूरे वर्ल्ड में कच्चे तेल का इस्तेमाल लगभग 100 मिलियन बैरल पर डे होता है और इस समय 30% तक जो है वो कच्चे तेल का
जो यूज था वो कम हो गया है, यानी कि 30 मिलियन बैरल पर डे आप इसको कम कर लीजिए, यानी कि 70 मिलियन बैरल पर डे अभी भी यूज हो रहा है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो भी लगभग 100 मिलियन बैरल पर डे हो रहा था। इससे पहले अभी सऊदी अरेबिया और रशिया ने एक प्रोडक्शन कट को कहा, लेकिन वो 9 मिलियन बैरल पर डे का हुआ, यानी कि ओवरऑल 91 मिलियन बैरल पर डे फिर भी सप्लाई यहां पर डे हो रही है। और इसी वजह से अब जो मेन इंपॉर्टेंट है कुशिंग ओक्लाहोमा, वहां पर जो स्टोर किया जाता था उसकी कैपेसिटी है 55 मिलियन बैरल, जबकि अभी जो वहां का स्टोरेज था उसकी कैपेसिटी है 76 मिलियन बैरल। और हुआ ये कि वहां का जो स्टोरेज था वो फुल हो गया। ट्रंप सरकार ने स्टोरेज की के लिए फंडिंग मांगी थी, उस फंडिंग को मना कर दिया गया, और उसी वजह से सीएमई के जो ट्रेडर हैं वो घबराहट में आ गए। और एक और बात है कि जो स्टोरेज आप कुशिंग में करते हैं उसके लिए आपका लीज पहले से होना जरूरी है। उनके पास अभी 55 मिलियन बैरल ही वहां पर स्टोरेज है, लेकिन 25 मिलियन जो बच रहा है, 20 से 21 मिलियन, उसके लिए लीज होना पहले से जरूरी है। वो लीज ना होने की वजह से इस तरीके की पैनिक सिचुएशन आ गई, और इसी वजह से मार्केट में ये निगेटिव रेट देखने को मिला, क्योंकि रखने की जगह नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि भारत चीजें पूछता चलूं, क्योंकि आपने जो बात कही, एक आपने सीएमई का नाम लिया, ये सीएमई क्या है, और दूसरा एक बैरल में कितने लीटर या गैलन होते हैं? हमारे यहाँ बैरल सुना बहुत जाता है, लेकिन जब हम 1 मिलियन बैरल कह रहे हैं तो आम आदमी की समझ के लिए उसमें कितने लीटर कच्चा तेल होता है? हाँ, मैं इसी को सबसे पहले समझाता हूँ। देखिए, 1 मिलियन एक बैरल, जो एक बैरल होता है वो होता है 159 लीटर का। और जब भी हम तेल का दाम जो भारत में जैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आलोक जी थोड़ा सा भारत से रिलेट करूं जिससे कि भारत के जो दर्शक हैं वो भी समझ सकेंगे। जब जैसे अभी जो क्रूड ऑयल बास्केट इंडिया की जो लास्ट अभी मार्च में थी वो थी $35 पर बैरल, यानी एक बैरल यानी 159 लीटर तेल का दाम था $35 का। और उसको भारत के अगर 74 के रेट से कैलकुलेट करें तो जो इंडिया में पर लीटर तेल बैठता था वो बैठता था ₹16.28 का, 1 लीटर तेल का दाम था। और इसी वजह से आपने कई न्यूज में या फिर पेपर में देखा होगा कि पानी की एक बोतल से भी सस्ता हो गया है कच्चा तेल या पेट्रोल का दाम। ये इसीलिए ये न्यूज आई थी। दूसरी तरफ सीएमई जो है, जहां पर WTI क्रूड की ट्रेडिंग होती है, वो एक्सचेंज है, और इसमें ज्यादातर ट्रेडर जो है वो अपनी फिजिकल डिलीवरी, जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, उनके सेटलमेंट का फिजिकल जो स्टोरेज किया जाता है वो कुशिंग में किया जाता है। और सीएमई एक एक्सचेंज है जहां पर आप कच्चा तेल को ट्रेड कर सकते हैं, यानी खरीदारी कर सकते हैं यूएस में। जी, ठीक है। तो अब मैं इसको आगे यहाँ से कहाँ जाते देखेंगे, मेरा अब सवाल ये है, आपसे भी पूछूंगा, इसके बाद चंद्रशेखर जी से पूछूंगा कि अब हमें कच्चे तेल के भाव में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या ट्रेंड देखने की उम्मीद है? क्या और गिरेगा? क्या और सारे प्रोड्यूसर्स अपने अपने खरीदारों को कहेंगे कि भाई पैसा ले लो और तेल ले जाओ, या वो बंद करेंगे प्रोडक्शन जैसे सऊदी अरब ने कर्टेल किया? देखिए, एक चीज क्लियर है आलोक जी की अगर प्रोडक्शन यहां पर बंद कर देते हैं, सपोज हम एक दो एजम्पशन लेके चलते हैं। एक पहला एजम्पशन ये क्लियर है कि कोरोना वायरस से जब तक लॉकडाउन रहेगा, डे बाय डे कच्चे तेल का इस्तेमाल कम होगा और सप्लाई गट इकट्ठा होता चला जाएगा, पहला। दूसरा है कि अगर हम यहाँ पर सप्लाई बंद कर देते हैं, यानी कि माइंस को रोक देते हैं कच्चे तेल निकालने से, तो आप बिलीव करिए कि दोबारा जब माइन स्टार्ट करेंगे तो कच्चे तेल को वापिस से निकालना उससे कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा जो आज कच्चे तेल के दाम है। क्योंकि किसी भी हाल में कच्चे तेल के दाम एक एवरेज भाव में $8 से $10 या $12 के बीच में आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर कच्चे तेल का प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो ये फिर से आपको $40 से $50 तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ है कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्सडे को, यानी कि परसों, भारत के हिसाब से परसों, ओपेक कंट्रीज और रशिया के बीच में फिर से मीटिंग है। वो प्रोडक्शन को यहां पर अगर कम करने का फैसला लेते हैं तो कच्चे तेल के दामों में वापस से तेजी का रुझान बनेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि लगभग 30% कच्चे तेल का यूज कम हुआ है, यानी 70 मिलियन बैरल पर डे इस्तेमाल हो रहा है। अगर प्रोडक्शन उसके पास रहता है तो एक एवरेज दाम जो
12 से 20 डॉलर के बीच, 10 से 20 डॉलर के बीच में रहेंगे, वो सेटल होते हुए नजर आएंगे। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस तो नीचे रहेंगी, लेकिन सितंबर के तक अभी दामों में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी या गिरावट की तरफ रुझान रह सकता है। लेकिन कंडीशन यही है कि प्रोडक्शन यहाँ पर थोड़ा सा कट की उम्मीद अगर बनती है तो, या कट करते हैं तो। जी, तो चंद्रशेखर जी, आपका क्या विचार है, और क्या आज की तारीख में ईमानदारी से ये अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि तेल का दाम कहाँ रहेगा जब तक कोरोना वायरस का हल, संकट का हल नहीं निकल आता? ऐसा है, पिछले 20, 25, 30 साल में जब हमने ट्रैक हम कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट को, यूजुअली 9 आउट ऑफ 10 केसेस सप्लाई शॉक के वजह से ही मार्केट में वोलेटिलिटी आता है, उतार चढ़ाव आता है, whether prices spike or prices collapse because of supply shock. मगर एक पहला बार ऐसा हुआ है, it is because of the demand shock that prices have collapsed. क्योंकि आप एक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे पिछले 20-25 साल, it has been expanding with small changes year on year. तो इस बार is a big demand shock. जैसे कि रवि ने बताया, there is a big demand destruction, collapse of demand to the extent of 30 million barrels a day. तो मगर उत्पादन उससे ज्यादा है। So this is the first proposition. आगे जाकर के क्या होगा? 2 या 3 दृश्य, 2 or 3 scenarios I'm able to imagine. एक है WTI का जो नेगेटिव टेरिटरी में चला गया था, वो अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। अभी करीबन $1.5 से $2 पॉजिटिव भाव में भी चल रहा है आज सुबह से, which is okay. मगर the same negative phenomenon can happen again towards the end of May. समझो end of May जब जून कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा यूएस में, तभी भी सप्लाई ज्यादा है, इंस्टॉलेशन में जगह, स्टोरेज का जगह कम है, और यूएस सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया कटौती करने का, और ओपेक ने भी ज्यादा कुछ कटौती किया नहीं। द फंडामेंटल्स कंटिन्यू। आज का जो हालत और एक 4 हफ्ते बाद भी कंटिन्यू हुआ, दोबारा भी WTI नेगेटिव टेरिटरी में थोड़ा टाइम के लिए जा सकता है। बट दिस इज एन वेरी वेरी एक्सेप्शनल सिचुएशन। अगर हम आगे करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक हम देखेंगे, मेरा अनुमान ऐसा है। आप ब्रेंट को देखिए, इवन दो WTI वेंट इनटू नेगेटिव टेरिटरी, ब्रेंट फिर भी $24-25 प्रति बैरल का रेट में ट्रेड हो रहा है, एंड ब्रेंट है ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस। तो ये जो ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस है, ये क्या और भी घटेगा या और बढ़ेगा, इस एक सवाल है हमारा सामने। इसमें 2 दृश्य है। मेरा अनुमान ये है, समझिए आप एक कोविड पैंडेमिक जून महीने का अंदर काबू में आता है, तो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मैं समझता हूं क्रूड ऑयल और एनर्जी के भाव बढ़ने का संभावना ज्यादा है, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। तो मैं ये जो ब्रेंट है $25 का आसपास जो ट्रेड हो रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, मैं समझता हूँ वो $35 से $40 प्रति बैरल होने का संभावना है। मगर यदि ये कोविड पैंडेमिक हमारा काबू में नहीं आया, समझो जून चला गया, जुलाई चला गया, एंड इट इज स्टिल स्प्रेडिंग नॉट अंडर कंट्रोल, तो पूरा विश्व बाजार, दुनिया के सभी देश बड़ा रिसेशन में चले जाएंगे। जब वो बड़ा रिसेशन में चले जाएंगे, which means there will be degrowth in the world, तो कंजम्पशन और भी घटने का खतरा है, तो प्राइसेस कैन फर्दर कोलैप्स। ब्रेंट में $20-15 में आ सकता है, और शायद WTI में भी उसका जरूर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेदर कोविड पैंडेमिक is going to come under our control and how soon it is going to come under our control. जी, तो सारे सवालों का जवाब असल में इस बात से मिलेगा कि कोरोना का संकट कब खत्म होता है, कब इस पे काबू पाया जाता है। रवि सिंह जी, जो अभी बात चंद्रशेखर जी ने कही, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। हमें, जब हम भारत में बैठ के देखते हैं, हम लोग बहुत खुश होते हैं कि कच्चे तेल का दाम गिर रहा है, अब हमारा पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गैस सस्ती हो जाएगी। लेकिन अभी जो हाल है उसमें क्या ये खुश होने की वजह है, या जैसे चंद्रशेखर जी कह रहे हैं, कच्चे तेल का दाम इतने भयानक स्तर तक गिरना क्या दुनिया की इकोनॉमी में एक बड़े संकट का संकेत है, जिससे हमको परेशान होना चाहिए? दरअसल
करेक्ट करेक्ट। देखिए, थोड़े दिन की खुशी जरूर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, पेट्रोल के दाम थोड़े बहुत गिर सकते हैं, लेकिन भारत में अगर बहुत ज्यादा कच्चा तेल अगर सस्ता रहा तो भारत को की गवर्नमेंट को भी यहाँ पर जो कैड में फायदा हो रहा था वो फायदा होना बंद हो जाएगा। क्योंकि आप इस नंबर्स में यहाँ पर देना चाहूंगा आलोक जी। देखिए, ओवरऑल 167 बिलियन डॉलर का करीब हमारा बिल होता था ऑयल का, और लगभग हम 67 बिलियन ऑयल के जो प्रोडक्ट होते थे वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे। तो अगर आप बाहर से खरीद भी रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास भी गलत इकट्ठा होगा। प्लस सरकार अभी पेट्रोल दाम यहाँ पर डीजल के दाम कम नहीं करना चाहेगी क्योंकि उनके पास रेवेन्यू का कोई और स्रोत इस समय फिलहाल नहीं है। और दूसरी तरफ है कि आज भी अगर कच्चे तेल के दाम से रेट निकालें तो वो 10 रुपए 20 रुपए आप एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, प्लस वैट लेते हैं और डीलर कमीशन सब जोड़ के आपको 67 से 70 रुपए के बीच बैठता है। तो और अभी भारत में भी जो पेट्रोल और डीजल का यूज है वो एक सर्वे के हिसाब से समझें तो लगभग 55% कम हुआ है। 55% एक नंबर जो कि लास्ट मंथ का है, अगर इस मंथ जाएंगे शायद वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर भी सरकार को उतना रेवेन्यू आने वाला नहीं है। हाँ, आगे उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट पे दिक्कतें होंगी या फिर उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे दिक्कतें होंगी। देखिए, हम बाहर प्रोडक्ट को तभी भेज सकते हैं जब बाहर की कंट्री परचेस कर रही हो। अगर क्रूड ऑयल के दाम बहुत गिरते हो, आपसे पूछूं, ये जो आप कह रहे हैं बात सही कह रहे हैं कि फिर जाएगा कहाँ? घर में कंज्यूम नहीं होगा, विदेश में जाएगा नहीं, कहीं डिमांड, क्योंकि ये तो दुनिया भर का संकट है। और अभी हम कोविड से निपट लेंगे, इसके बावजूद न जाने कितने समय तक इंटरनेशनल एविएशन बंद रहेगा। अभी आज ट्रम्प साहब की खबर आई है कि उन्होंने इमिग्रेशन कैंसिल कर दिया, सस्पेंड कर दिया है, दुनिया भर से लोगों को अमेरिका आने नहीं देंगे। ऐसा बाकी देश भी करेंगे। मैं खुद सोचता हूं कि मैं कब जाके हिम्मत जुटाऊंगा दोबारा फ्लाइट पे बैठने की। ये दिमाग में सबके है, गाड़ियां लेके लोग निकल नहीं रहे हैं। ऐसे में एक संकट और खड़ा हो रहा है। चंद्रशेखर जी, आप क्योंकि इस सेक्टर को भी ट्रैक करते हैं, कंपनियों को भी जानते हैं, अगर पेट्रोल बिक नहीं रहा है तो जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, खासतौर पे भारत की सरकारी पेट्रोल कंपनियां हैं, उनके पास तो कैश फ्लो की भी बड़ी समस्या हो रही है। एक कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं बिकता है तो उनके पास कैश नहीं आ रहा है, और दूसरा, अगर पेट्रोल नहीं बनेगा तो जो रिफाइनरी है, जो क्रैकर्स हैं उनके, वहां वो दूसरे प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, वो एलपीजी गैस कैसे बनाएंगे? क्योंकि एक ही चीज से तो सब कुछ बनता है। अगर उनके सारे टैंक भरे हुए हैं, जैसे वहां अगर ब्रेंट, ये WTI क्रूड के बारे में कहा जा रहा है कि रखने की जगह नहीं है, यहाँ भी अगर पेट्रोल और डीजल बिकेगा नहीं तो रिफाइनरीज में रखने की जगह कब तक बनी रहेगी? और अगर वो पेट्रोल डीजल नहीं बनाएंगे तो बाकी प्रोडक्ट यानी रसोई गैस कैसे बनेगी? तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा संकट है हमारा देश के लिए भी। जैसे कि आपने बताया, ये जो खुश होने का जो खबर है, अरे ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव कोलैप्स्ड, देयरफॉर इट इज गुड फॉर इंडिया। मगर दो चीज है कि ये जो विश्व जो संकट आ रहा है उसका असर भारत में भी दिखाई देगा, और दिखाई दे भी रहा है। वैसे भी हमारा इकोनॉमी एक स्लो डाउन मोड में चल रहा था, और भी ज्यादा स्लो डाउन होगा। और मैं समझता हूँ एटलीस्ट इट टेक 3 quarters or 4 quarters फॉर द इकोनॉमी टू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग। तो इसमें बड़े दिक्कत है। सरकार की जो आमदनी है, रेवेन्यू, राजस्व में जरूर वृद्धि नहीं होगा, और मगर हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स रेट जो है, रुपया लगातार कमजोर होते जाने का संभावना है, क्योंकि और एक्सपोर्ट्स विल नॉट पिक अप। अगर हमारा इंपोर्ट डिमांड फॉर ऑल कमोडिटीज जारी रहेगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट रहेगा, फॉरेन जो क्या कहते हैं, और इंडियन सेटल्ड अब्रॉड, NRIs का जो रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस में घट जाएगा, क्योंकि विदेश से जो आने वाला है रेमिटेंस वो घट जाएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस सो लो, तो गल्फ से जो रेमिटेंस आता है वो भी कम हो जाएगा। देयरफॉर आई थिंक वी आर इन फॉर अ सीरियस फाइनेंशियल एंड फिस्कल ट्रबल, ऐसे मुझे लगता है।
बड़ी मुसीबत दिख रही है सामने, बिल्कुल साफ आपने कहा। रवि, आप मार्केट पर भी नजर रखते हैं इन दिनों, पहले आप केवल कमोडिटी पे बात करते हैं। चंद्रशेखर जी कुछ खत्म करना चाह रहे हैं, शायद कुछ बात आप बाजार के बारे में हाँ, कहते हैं। एक मिनट, मगर हमारा देश के लिए एक बहुत अच्छा मौका है एट दीज प्राइस लेवल्स। $25 ब्रेंट में हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो है, वो वी नीड टू मैक्सिमाइज अवर स्ट्रेटेजिक रिजर्व। तो जितना भी हम खरीद सकते हैं एट दीज लेवल्स, मेक फॉरवर्ड परचेजेस एंड स्पॉट परचेजेस, जितना ज्यादा से ज्यादा हम खरीद सकते हैं, खरीद करके हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बढ़ाना उचित रहेगा। जी, लेकिन जो पता चल रहा है, मुझे भी कुछ जानकारी मैंने भी हासिल की, तो उसमें पता यह चल रहा है कि साहब बहुत सारा तेल खरीद के रख लिया गया है, हाई सीज में खड़े हुए हैं, जो वेरी लार्ज कार्गो कैरियर जो टैंकर्स होते हैं। लेकिन अब सवाल ये कितना आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी कितना रखेंगे? कितना? अगर दुनिया में 70% सप्लाई पे चल रहा है, 30% डिमांड दुनिया में कम हो गई है, हमारे यहाँ 50% से ज्यादा कम हो गई है, तो जमा करने की एक हद हो गया, ऐसा ना हो वो जमा करना महंगा पड़ने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू, आई एग्री, सही है। तो रवि, मैं मार्केट के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा था कि इस परिस्थिति में हम अगर बाजार में देखें, अब लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बॉटम बन गया। इस सवाल का जवाब मैं देता नहीं हूँ। मेरा कहना है बॉटम का जवाब जिसको पता चलता हो कि बॉटम बन गया है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, उसको फिर किसी से सवाल जवाब करने की जरूरत रहेगी। लेकिन इस वक्त लोग अगर पैसा लगाना चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में आपकी समझ से कौन से सेक्टर्स हैं जहां लोगों को पैसा लगाना चाहिए? और अगर आप कह सकते हैं, नाम ले सकते हैं, तो कोई कंपनियां जिनमें आपको लगता है कि लोगों को पैसा लगाकर इस समय फायदा हो सकता है? हालांकि ये कॉशन मैं साथ में दूंगा हर एक सुनने देखने वाले को कि इस वक्त आप बड़ा पैसा एक साथ लगाने के चक्कर में न पड़े, कोई कितनी भी अच्छी सलाह दे रहा हो। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहें और धीरे धीरे आपको उस पैसे पर रिटर्न भी आना शुरू हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं आलोक जी आपकी पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी इस बात से कि पूरा पैसा ना लगाएं। मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ और लेवल्स के हिसाब से करूँ तो शायद और लोगों को ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। पहला तो कि जैसे अभी ऑल मार्केटिंग कंपनीज की बात चल रही थी, देखिए सरकारी कंपनी जरूर हैं, लेकिन आप ये सोच के निवेश ना करें कि इन कंपनियों में आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन उस तरीके की नहीं है और आने वाले 6 महीने में ऐसी कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं दिखती नजर आ रही। अब दूसरी तरफ आते हैं कि फिर निवेश किया जाए तो कहाँ किया जाए। देखिए, निफ्टी का लेवल इस समय 9000 है और मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी वापस से अभी 7500 से 8000 के बीच में आपको नजर आएगी। तो आप जैसा कह रहे हैं, मैं कहता हूं अगर 100 रुपए का निवेश करना है तो 50 रुपए का निवेश आप 8500 से और 50 रुपए का निवेश आप 7500 के बीच में करें। यानी कि आप पार्शियली इस तरीके से निवेश करेंगे तो आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दूसरी तरफ है कि निवेश किन जगह पे करना चाहिए, किन कंपनी में करना चाहिए, किस सेक्टर में ग्रोथ हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में आने वाले जो रिजल्ट हैं कंपनियों के, उनमें कोई मुनाफा आपको तो देखने को नहीं मिलेगा, सब अपने आप को सेव करते हुए नजर आएंगे। तो बॉटम आउट अभी होना बहुत मुश्किल है और दिखना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात ध्यान रखें कि सरकार जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी रिकमेंडेशंस लेकर आएगी, वो बैंक के चैनल के थ्रू ही सब्सिडी या फिर जो भी लिक्विडिटी होगी वो बैंक के थ्रू प्रोवाइड करेगी। इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में थोड़ी ग्रोथ यहाँ पर आपको मिल सकती है। तो यानी कि आप बैंकिंग सेक्टर से आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दूसरा सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में आगे आने वाले समय में आपको एक अच्छी चाल देखने को मिल सकती है, तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तीसरा एक सेक्टर जिसे मैं समझता हूं कि आजकल आप उसकी चर्चा देख रहे हैं, फार्मा सेक्टर जनरली पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो उस सेक्टर की ग्रोथ यहाँ पर अब नजर आएगी आगे आने वाले क्वार्टर्स में, तो इसको आप रख सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर अभी काफी अट्रैक्टिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निवेश, जैसा आलोक जी कह रहे हैं, निवेश आप करिए, लेकिन पहला निवेश 8500 निफ्टी के लेवल को देखिए और स्टॉक खरीदिए। दूसरा लेवल 7500 आता है या 7000 के बीच में आता है, तब आप करिए। इस तरीके का निवेश करेंगे तो आपको मार्केट में जो रिटर्न मिलेगा वो कोई एनालिस्ट नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट रिएक्ट करेगी और उस रिएक्शन का आपको फायदा सीधा सीधा मिलेगा।
जी, मैं एक एक और आप लोगों को क्वेश्चन कर दूं यहाँ पे। डॉक्टर रवि सिंह ने आपको कुछ लेवल्स दिए हैं, लेकिन मैं फिर आपको ये सलाह दूंगा कि निवेश का कोई भी फैसला अपने खुद के रिसर्च के आधार पर या किसी ऐसे एनालिस्ट एडवाइजर की सलाह पे कीजिए जिसको आप फीस देते हैं अपनी एडवाइस लेने के लिए। वरना डॉक्टर रवि सिंह या मैं इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे कि आपने इस सलाह का अनुसरण किया और उससे नुकसान उठाया। हम यहाँ सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं, उसके बीच में बातें करते हैं। इनको आप सलाह के तौर पे अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस कतई नहीं है। और अब मैं चंद्रशेखर जी के पास भी एक बार चलूंगा। चंद्रशेखर जी, आपका प्रिय विषय है कमोडिटी और स्टॉक मार्केट का संबंध। तो आपको क्या इम्पैक्ट दिख रहा है जो कमोडिटी क्राइसिस इस वक्त, जो क्रूड की क्राइसिस दिख रही है, क्या इससे किसी दूसरी कमोडिटी को फायदा होता दिखता है जब हम रिकवरी में आएंगे, कोरोना वायरस खत्म होगा, वो कौन से सेक्टर होंगे जो फायदे में आएंगे और उससे भारत के स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है? 2 या 3 चीज है। एक तो हमारा बैंकिंग सेक्टर में हम देखेंगे सरकार, रिजर्व बैंक का जो नया पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें से ब्याज दर काफी घट गया है और लिक्विडिटी काफी एक्सपैंड कर दिया गया है, तो इसका सीधा असर हमें वी विल सी इन द कमोडिटी मार्केट एंड वी विल आल्सो सी इन द इकोनॉमी। तो जैसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान दे रही है, I'm expecting a pickup in steel demand and in the demand for base metals. तो ये जो इंडस्ट्रियल मेटल्स जो कहा जाता है, उसमें मैं जरा अपसाइड पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ फ्रॉम ए कमोडिटी पर्सपेक्टिव। और दूसरा है प्राइमरीली ऑन एग्रीकल्चर। अभी हमारा एग्रीकल्चर का उत्पादन तो बहुत अच्छा है, मगर डिमांड साइड में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सरकार का जो उत्पादन सेंट्रिक, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच है, उसका परिवर्तन होकर के मैं समझता हूँ सरकार को डिमांड सेंट्रिक और मार्केट सेंट्रिक अप्रोच को अपनाना चाहिए। तभी एग्रीकल्चर कमोडिटी का भी भाव बढ़ने का एक जरूर किसानों को फायदा मिलेगा। अब मैं आप दोनों से इजाजत चाहता हूं और साथ आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और दर्शकों से मैं एक बात कर लेना चाहता हूं। आप सबसे एक आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक, और मुझे लगता है जैसे मुझे इससे काफी जानकारी प्राप्त हुई, आपको भी हुई होगी, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करेंगे। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी बजा दें यानी नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, तो आपको खबर मिलती रहेगी कब मैंने नया वीडियो डाला या कब मैं लाइव आ रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।